हेलो दोस्तों। तो आज है हम लोगों का डे 9 जो कि हम लोग कर रहे थे अपना दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल के लिए जो जीके सीरीज चलाए थे 10 दिनों के लिए। उसका आज हम लोग 10 दिनों के लिए नहीं, उसका आज हम लोग क्लास 9 करने वाले हैं, डे 9 है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, इसका मैं थोड़ा सा इसका कलर बदल लूँ। डॉक्टर तीजन बाई, a Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan awardee, is a globally recognized for her contribution to which of the following form? पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई कौन है? निम्नलिखित में से किस कला में उनके योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो ये जो है डॉक्टर तीजन बाई जो है ना, पंडावनी से एसोसिएटेड है और पंडावनी से एसोसिएटेड है। और ये आपका जो है झीर लिति, राउत नाचा, गेंडी, पंडावनी, ये सब है कहाँ का आपका डांस? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का कोई और भी है क्या? बिल्कुल है। सुवा, सुवा कर्मा, सुवा कर्मा हो गया एक, गेंडी, उसके बाद पंथी। आप लोग अगर बोलिएगा इसके लिए एक ट्रिक वीडियो भी हम लोग बनाकर ले आएंगे। अगर आपको ट्रिक चाहिए, आप तो वैसे इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, लेकिन अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पंथी हो गया, राउत नाचा, और आपका राउत नाचा हो गया ना। एक होता है पंडावी डांस, पांडव से बना हुआ है पंडावी, और आपका एक झूमर। ये सारा का सारा डांस जो है आपका छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड है। सुवा आपको नाम से पता चल होगा, सुवा मीन्स पैरट, तो इसको पैरट डांस भी बोलते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा छत्तीसगढ़ का आपका हो गया? एक तो सुवा, कर्मा और गेंडी, पंथी, राउत नाचा, पांडव और झूमर। ये सारे के सारे डांस जो है छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट डांस हैं। और आपको एक राजस्थान से भी याद रख लेना है, कलबेलिया डांस, जिसको कि कौन परफॉर्म करता है? स्नेक ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं इसको। स्नेक ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड होल्ड्स स्पर्म सेल्स इन ब्रायोफाइट्स नॉन वस्कुलर प्लांट एंड फंस इज कॉल्ड। ब्रायोफाइट में शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन और धारण करने वाली संरचना गैर संवहनी पौधे और फर्न कहा जाता है। तो ये आपका कौन हो गया? ये आपका हो गया एंथ्रीडियम। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए फैक्ट के रूप में, एंथ्रीडियम। ठीक, अब हम लोग कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, नाम था वाइट टेकर। वाइट, WHIT, वाइट टेकर। इन्होंने क्या किया 1969 में, ये इसको 5 भाग में बांट दिया। पहला मोनेरा, जितने भी प्लांट्स हैं ना, प्लांट किंग और एनिमल किंगडम को सबको एक मोनेरा, प्लांट किंगडम को प्रोटेस्टा और फंजाई, और उसके बाद प्लांटे, और उसके बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया। और अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे प्लांटे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्लांट। इसका हम लोग एक अगला पेज में चल लेते हैं। प्लांट, अब प्लांट दो टाइप का होता है जनरली। एक तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा किसको बोलते हैं? थैलोफाइटा उसको बोलते हैं जिसके पास वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होता। क्या मतलब वेल डिफरेंशिएट बॉडी का? वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि थैलोफाइटा में वे सारे प्लांट आते हैं जिनमें रूट कौन है, स्टेम कौन है, ये सब पता नहीं चलता है। उसको उसको थैलोफाइटा बोलते हैं, मतलब वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होता है। और एक होता है जिसके पास वेल डिफरेंशिएट बॉडी होता है। तो पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक लाइकेन है जो कि थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है, और लिटमस पत्र भी जो होता है ना, वो भी लाइकेन से बना ही होता है, तो वो भी थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। चलिए, जिसमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी होता है उसको फिर अगेन हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। एक होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा
हाँ, ब्रायोफाइटा किसको बोलते हैं? जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। अब ये वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू तो अभी पता चल जाएगा आपको। वस्कुलर टिश्यू का नाम सुने, जाइलम, पता होगा सबको, वैसे सबने पढ़ा होगा ये बचपन में। जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? कलर बदल देता हूँ। जाइलम का काम क्या होता है? तो ये करता है वाटर और आपका वाटर और जो मिनरल्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से स्टेम में, सॉरी रूट से लीफ तक में, लीफ से फिर स्टेम में, रूट में लेकर आता है जाइलम। और टिश्यू का काम क्या होता है? नहीं सॉरी, टिश्यू बोल रहा हूँ। फ्लोएम का काम क्या होता है? ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जिसमें ये वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। और एक वो होता है जिसमें कि वस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो ब्रायोफाइटा का कुछ कुछ एग्जांपल देते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, उभयचर। एम्फीबियन, एम्फीबियम ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। और क्या है इसका एग्जांपल? मोसिस, सॉरी मोसिस नहीं, मोसिस। चलिए, अच्छा, इसमें कि आपका वस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, वो ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। और जिसमें अगर जाइलम फ्लोएम यानी वस्कुलर टिश्यू होंगे, वो अगेन दो टाइप, उसके दो टाइप होते हैं। उसको देख लेते हैं एक बार। तो उसको बोलते हैं टर्डोफाइटा। टर्डोफाइटा, टर्डोफाइटा हो गया। और टर्डोफाइटा में क्या होता है ना, इसमें जो आपका क्या था टर्डोफाइटा, और इसमें जो होता है ना, सीड, सीड पाया जाता है। सीड कैसा होता है? क्रिप्टो पाया जाता है। क्रिप्टो जेम्स, क्या से लिखूँ? क्रिप्टो कैंस। इसमें मतलब सीड जो होता है क्रिप्ट फॉर्म होता है, मतलब छिपा हुआ रहता है। और एक होता है जिसमें कि सिर्फ आपका सीड जो है छिपा हुआ नहीं रहता, नेकेड रहता है। तो ये अगेन जो नेकेड रहता है, ये अगेन दो टाइप में बढ़ जाता है। एक तो वो जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। और एक आपका हो गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या होता है आपका जिम्नोस्पर्म में? आपका नेकेड सीड रहता है, नेकेड सीड रहता है। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया। इसमें टेरिडोफाइटा में क्या होता है? सीड नहीं होता है, सीड नहीं होता है। और आपका जिसमें फिर सीड होता है उसको अगेन दो टाइम में बांटते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नेकेड सीड होता है, इसमें सीड जो होता है क्रिप्टो होता है, छिपा हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका इसको कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या हो गया? देवदार, पाइन्स। हाँ, तो देखो एंजियोस्पर्म, देवदार और पाइन्स। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में किसने आत्मकथा लिखी है? शीर्षक मेरी कहानी। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ऑथर हैज रिटन ऑटोग्राफी माई स्टोरी। माई स्टोरी को किसने लिखा है? तो माई स्टोरी है कमला दास का ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, कुछ ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। आपका सबसे पहला हो गया माई लाइफ, माई कंट्री, सॉरी माई कंट्री माई लाइफ है, माई कंट्री माई लाइफ। और फिर एक हो गया अ ग्रेन ऑफ सैंड, और एक अमर जीवन, अमर जीवन। तो माई कंट्री माई लाइफ ये है आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी का। और अ ग्रेन ऑफ सैंड ये आपका अर्जुन, ये हो गया अर्जुन सिंह का। अ ग्रेन ऑफ सैंड ये हो गया अर्जुन सिंह। और अमर जीवन, इसको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल थी जो इसने ऑटोबायोग्राफी लिखा था, अमर जीवन। ये है आपका राज सुंदरी देवी का, राज सुंदरी देवी। चलिए, और हम लोग ये तो ऑटोबायोग्राफी हो गया ना, और कुछ कुछ देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ट्रूथ, लव
ट्रूथ लव अ लिटिल मैलिस, अ लिटिल मैलिस, ये किसका है? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क, द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क। और आपका हो गया मैन सर्च फॉर मीनिंग, मैन सर्च फॉर मीनिंग्स, ये किसका है? तो द ट्रूथ लव और ट्रूथ लव अ लिटिल मैरिज, ये आपका खुशवंत सिंह का हो गया। खुशवंत सिंह का कोई और बुक याद आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो उसको फटाक से कमेंट में लिख दीजिए। और द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क, ये किसका है? सिद्धार्थ सिंघवी का है, सिद्धार्थ सिंघवी का। और मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये किसका है? विक्टर फ्रैंकल का है। अच्छा, खुशवंत सिंह का और एक है ट्रेन टू पाकिस्तान। यहाँ पे वही सब बुक लिख रहा हूँ, वही सब लिख रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी लिख दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस में आए हुए हैं उन्हीं को हम लोग बस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और एक अरुंधति रॉय का देख लेते हैं, अरुंधति रॉय, इनका कुछ फेमस बुक सब हम लोग देख लेते हैं अरुंधति रॉय जी का। तो सबसे पहले गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया। और उसका मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। उसके बाद फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी। उसके बाद आपका कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। उसके बाद आपका आज़ादी और एन ऑर्डिनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर, एन ऑर्डिनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर। ये सब कौन कौन सा? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, आज़ादी एंड ऑर्डिनरी मैन्स गाइड टू एम्पायर, ये सब अरुंधति रॉय का फेमस बुक्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। अगला देखते हैं, विच इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, जो गठन की व्याख्या करने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है और सौरमंडल का मूल्यांकन। तो ये आपका हो गया नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? ये दिया था इमैनुअल कांत ने, इमैनुअल कांत। नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुअल कांत ने दिया था। कब दिया था? आपका 1755 में दिया था। इसी में कुछ अमेंड करके, कुछ संशोधन करके आपका दिया था लैपलेस ने। ये कब दिया था? 1796 में। इसमें था क्या? इसमें था कि मतलब जो भी लाइट गैस हैं, लाइट गैसेस हैं, वो सेंटर में आके जमा हो गए, उससे जो सेंटर में आके जमा हो गए हैं, और जो कि हल्का गैस है, मतलब हैवी गैसेस थे, वो बाहर में रह गया। इसीलिए जो सन है आपका लाइट गैसेस से बना हुआ है, और जैसे अर्थ से वो हैवी गैसेस से बना हुआ है। ये इनका कहना था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग और एक देख लेते हैं, एज ऑफ अर्थ, जो कि पिछले सीरियल में आया हुआ था। एज ऑफ अर्थ कितना है? 4.5 बिलियन है, ठीक, सॉरी बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स है। अगला देखते हैं, अगला है विच जर्मन केमिस्ट वाज द फर्स्ट टू शो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ एन एटॉमिक वॉल्यूम प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक वेट। किस जर्मन रसायनज्ञ ने सबसे पहले चित्रमय प्रतिनिधित्व दिखाया था? ये आपका हो गया लोथर मेयर ने, लोथर मेयर ने। अच्छा, ये तो आपका अब यहाँ पे हो गया ना। हम लोग पीरियोडिक टेबल से कुछ कुछ देख लेते हैं पीटी के बारे में। सबसे पहले आपका ये स्टार्ट करते हैं, तो एक आपका दिया था डोबरनियर ने दिया था ना, डोबरनियर ने अरेंज किया था। डोबरनियर कैसे स्पेलिंग होगा?
इसने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रेड से दिया था। कब दिया था, तो ये 1829 में दिया था। उसके बाद आपका न्यूलैंड जी ने दिया था, क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, अष्टक का नियम। ये कब दिया था आपका, 1865 में दिया था। और इसमें यही जो है ना आपका जो म्यूजिकल नोट्स पे था, सारे गामा पादानी, है ना, सॉरी सारे गामा, जैसे सारे गामा से था पादा निशा, म्यूजिकल नोट्स पे जो अरेंज किया गया था, ये आपका न्यूलैंड जी ने किया था। उसके बाद आपका बात करेंगे मैंडलीव का। मैंडलीव इन्होंने कब दिया था, 1869 में दिया था। अभी तक जितना भी चल रहा है ना ये सारा का सारा आपका एटॉमिक मास पर के अनुसार हम लोग इसको अरेंज कर रहे थे। एटॉमिक मास का आपका सिंबल क्या होता है, तो वो एम होता है। और फिर अब क्या हुआ, अभी जो हम लोग के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि मोस्ले जी ने दिया है। मोस्ले कब दिया है, 1913 में दिया है। ये आपका एटॉमिक नंबर पर है, एटॉमिक नंबर है, जिसका सिंबल क्या होता है, जेड होता है। अच्छा, कुछ आपके बाद कुछ साइंटिस्ट केमिस्ट कुछ एलिमेंट्स के यहाँ परमाणु एटॉमिक नंबर पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग याद कर लेते हैं। एक है सी बार्जियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सी बोर्जियम का, आपका मेंडेलिवियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो देखिए सी बार्जियम का एटॉमिक नंबर 106 होता है, और मेंडेलिवियम का आपका क्या होगा, 101। मेंडेलिवियम का 101 और सी बार्जियम का 106। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इसको जीके जीएस के लिए जरूर से फॉलो कर दीजिए। आपको दिल्ली पुलिस में इसमें पक्का ही हेल्पफुल मिलेगा। वैसे अगर आपको ये सब याद भी है तो आप इसको एज ऐसे रिवीजन के लिए भी आप लोग इसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन होता है, उसके बाद का आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से बना होता है। जैसे कि आप इसमें से कौन सा नॉट बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका आंसर क्या होगा, आपका हो जाएगा ये आंसर अमोनिया। अमोनिया का क्या होता है फॉर्मूला, NH2CONH2। हो गया हमारा जो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कार्बन के बारे में देख लेते हैं। तो कार्बन का कुछ अप्रूव देख लेते हैं। अप्रूव तो एक होता है डायमंड, जो कि कार्बन का अप्रूव है ना। उसके बाद आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट। उसके बाद आपका क्या ये बक नहीं करने दीजिए, खत्म हो जाए भाई जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। आपका जो ग्रेफाइट है ना, ये होता है आपका गुड कंडक्टर होता है, किसका, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ये। और अब हम लोग कार्बनिक कंपाउंड्स का बात करेंगे। तो ये दो टाइप का होता है कार्बनिक कंपाउंड, एक होता है सेचुरेटेड, संतृप्त, सेचुरेटेड, और एक होता है आपका अनसेचुरेटेड। और सेचुरेटेड में आपका अगेन सेचुरेटेड में क्या होता है, आपका अल्केन होता है, और अनसेचुरेटेड में फिर अगेन दो होता है, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2। चलिए ठीक। अच्छा, हम लोग जो घर में आपका जब इसको सेचुरेटेड को जलाते हैं ना, तो आपका क्या आता है, क्लियर ब्लू फ्लेम मिलता है, क्लियर ब्लू फ्लेम में ये जलता है। और अनसेचुरेटेड को जब जलाते हैं तो ये आपका
येलो सूटी फ्लेम में जलता है, येलो सूटी फ्लेम। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है एलपीजी घर में जो जलाते हैं ना, वो क्या होता है, वो आपका अल्केन का एग्जाम्पल है, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बना होता है। फिर हम लोग अल्किन का कहाँ यूज़ करते हैं, तो अल्किन में एक होता है इथाइलिन, इथाइलिन जिसका यूज़ हम लोग करते हैं आपका फ्रूट को पकाने में, फ्रूट रिपेनिंग में, फ्रूट को पकाने में। जैसे हम लोग आम सब पकाते हैं ना, केला जब जितना भी फ्रूट है कच्चा में, उसको तोड़कर पकाने के लिए हम लोग इथाइलिन का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उसमें एक होता है आपका यहाँ पे अल्काइन का एग्जाम्पल होता है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का यूज़ करते हैं हम लोग वेल्डिंग में, एसिटाइलिन का यूज। ठीक, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फॉर खरीफ क्रॉप्स द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस विद हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबव। खरीफ फसल के लिए आपको कितना रेनफॉल चाहिए, कितना से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, तो वो आपका होता है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, तभी तो खरीफ का फसल होगा। अच्छा, खरीफ की फसल को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून फसल भी बोलते हैं, मानसून मानसून स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, मानसून क्रॉप्स को बोलते हैं क्योंकि इस पे मैं लिख रहा हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एक तो पैडी, पैडी हो गया, मेज हो गया, पैडी मेज ग्राउंड नट, ग्राउंड पैडी मेज ग्राउंड नट और कॉटन और ईटीसी यानी एक्सेट्रा, इसी जैसा बहुत कुछ। अच्छा, कॉटन को उगाने के लिए ना आपका 210 फ्री फोर्स डे चाहिए, फ्री डे चाहिए कॉटन को उगाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे देख, जब इसको डिस्कस कर लिए तो और थोड़ा सा इसको डीप में ही डिस्कस कर लेते हैं खरीफ फसल सबको। चलिए, तो सबसे पहले इधर सोइंग लिख लेते हैं, और इधर आपका हो गया हार्वेस्ट। हार्वेस्ट कब करते हैं, शोइंग। तो सबसे पहले यहाँ खरीफ का बात करें, और इधर आपका रबी क्रॉप्स। तो खरीफ फसल को हम लोग कब बोते हैं, जुलाई में। क्यों, क्योंकि आपका जो मानसून आता है तो जुलाई तक में आ जाता है ना, और हम लोग इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, अक्टूबर। अभी तक में तो ये हार्वेस्ट हो, धान सब कटना स्टार्ट हो गया होगा, है ना। और आपको इसको फिर रबी को कब बोते हैं, अक्टूबर में बोते हैं, और इसको कट कब करते हैं, आपका अप्रैल में कट करते हैं। खरीफ का एग्जांपल आपका मेज हो गया। इसको होता क्या है कि वैसे तो आपका ये कोरोमंडल टेट पे होता है, यहाँ पे जून में ही आ जाता है, लेकिन अगर ऑल इंडिया का बात करेंगे तो हम लोग मान लीजिए कि मानसून जुलाई में पहुंचता है, तो हम लोग सोई इसको खरीफ फसल को जुलाई में बोते हैं, सो बोते हैं, और इसको अक्टूबर में जाके हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। और रबी फसल को अक्टूबर में बोते हैं और अप्रैल में जाके हार्वेस्ट कर लेते हैं। रबी फसल को ना विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है, विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। अच्छा, इसमें इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा आपका वीट हो गया, बार्ले हो गया, और वीट बार्ले आपका, बस। और सब आपको जो भी याद हो वो लगा लीजिएगा यहाँ। और हम लोग एक देख लेते हैं, तो इसके बीच में आ गया ना आपका जुलाई से अक्टूबर हो गया खरीफ, अक्टूबर से अप्रैल और आपका रबी हो गया, फिर आपका बीच में बच गया मई जून। तो इस मई जून में क्या करते हैं, मई जून में हम लोग एक शॉर्ट टर्म फसल लगा देते हैं जिसका नाम होता है जायद, जिसको कि हम लोग मई से जून में लगा कर काट लेते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आता है, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जायद फसल है। अगला देखते हैं, व्हाट इज काल बैसाखी। गुड, चेंज कर लें। काल बैसाखी क्या है, प्री मानसून टू सोवर एंड थंडर स्टॉर्म, बिल्कुल यही है। प्री मानसून बारिश और आंधी, काल बैसाखी को बोलते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये अपना इंडिया हो गया, यहाँ पे आपका जो इधर वेस्ट बंगाल तरफ से यहाँ पे आपका मानसून लौट रहा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर वेस्टर्स बोलते हैं, नॉर वेस्टर्स। इसमें क्या होता है, नॉर वेस्टर्स को हम लोग दो टाइप में बांट सकते हैं, एक काल बैसाखी, काल बैसाखी, और एक हो गया आपका बरदोला क्या है, बरदोला चीहा।
बरदोला शीशा, जो भी ये आपको स्पेलिंग यही है, ये पढ़ लीजिएगा इसको। काल बैसाखी कहाँ बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में। और बरदोला शीशा भी बोलते हैं असम में आपका। होता है क्या है, इसको काल बैसाखी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम में जो है ना आपका जब मानसून नहीं आ रहा होता उससे पहले बारिश वारिश होने लगता है ना, जिससे कि आंधी तूफान आने लगता है, इसीलिए इसको काल बैसाखी बोलते हैं। आपका यहाँ तो काल बैसाखी हो गया, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, और बदुरा चीचा आपको असम में बोलते हैं। और आपका यहाँ पे एक है इधर केरल तरफ में जो है इसको ब्लोसम, सॉरी केरल में, कर्नाटका में क्या बोलते हैं? ब्लोसम सावर बोलते हैं। ब्लोसम सावर ये आपका बोलते हैं आपका कर्नाटका में। और केरल में क्या बोलते हैं इसको? मैंगो शावर बोलते हैं। मैंगो शावर केरला में बोलते हैं इसको। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं इसको जरा सा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस। चलिए ठीक, डन हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ विथ रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया? पीपीएलओ, अच्छा बैक्टीरिया से आप लोग इतना तो जो है आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया में आपका ये प्लेटलेट नहीं आएगा। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ। तो प्लेटलेट्स नहीं आएगा आपका। फिर आपका यहाँ पे निमोनिया बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे बच गया प्लियोरो और पिलोरो। इसमें आपका फिर से यहाँ निमोनिया, यहाँ प्लेटलेट देखो यहाँ पाया ना, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप बच गया प्लियोरो और पिलोरो, उसके बाद प्लेटलेट और निमोनिया। तो प्लेटलेट तो किसी बार भी नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो, तो ये आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला, रिवर्स ऑफ डिपोजिशन इज, डिपोजिशन का उल्टा क्या होता है? तो डिपोजिशन किसको बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं आपका डायरेक्ट गैस से आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड में चले जाएंगे, तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। तो सॉलिड से जो गैस में आएंगे इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आप लोग कंडेंसेशन या सब्लिमेशन क्या बोलते हैं? तो सब्लिमेशन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ये बोलते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे आपका ऊर्ध्वपातन तो हो गया। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन आपका होता है जब हम लोग गैस से लिक्विड में बने, तो कंडेंसेशन। और एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन आपका होता है जब हम लोग लिक्विड से गैस में बन जाए। ये इवापोरेशन कब होता है? जब विंड सब चलता है ना, तेज से विंड चलने लगता है, तो इवापोरेशन हो जाता है। देखिए डिपोजिशन क्या होता है? गैस टू सॉलिड, गैस से अगर सॉलिड डायरेक्ट बन जा रहा है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं, और सॉलिड से अगर गैस बनेगा डायरेक्ट उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड बनना। और इवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस बनना। अच्छा ये तो आपको सॉलिड गैस लिक्विड जो हो गया, 3 टाइप हो गया मेटल्स का, लेकिन 4th टाइप भी होता है ना। मैं इसको 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 यहीं पर रहने दो, अगला देखो। 4th टाइप, 4th टाइप में क्या होता है आपका? प्लाज्मा। और 5th टाइप ऑफ मेटल वो क्या होता है आपका? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलता है ना, कंडेंसेट। इसको जो है बोसॉन भी बोल देते हैं, इससे जो बनता है उसको बोसॉन बोल देते हैं। ओके अगला चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में रख रहा हूँ क्योंकि ये नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान एडेड द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एज अ चीफ ऑब्जेक्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी हटाने का मुद्दा संबोधित किया था? गरीबी हटाओ आपका जो है किस में बोला गया था? तो ये बोला गया था आपका 5th 5 ईयर प्लान में, है ना। 5th 5 ईयर प्लान में। ओके 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 ओके। अच्छा 5th 5 ईयर प्लान का कहाँ चला गया? 5th 5 ईयर प्लान का जो था क्या था आपका? एम था पॉवर्टी इरेडिकेशन का, पॉवर्टी इरेडिकेशन का। इंदिरा गांधी के टाइम में था ये। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था आपका? 1974 से 1978, एक सेकेंड, 1978 तक चला था।
फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ओके, और उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये किस पे बेस है? तो ये डीपी धर मॉडल पे, डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल पे आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान बेस्ड है। और क्या, हाँ, फोर्थ 5 ईयर किससे आया है, इसका टाइम पीरियड क्या था? तो ये आपका 1969 से आपका 74 तक था, और 75 से हो गया। तो सॉरी, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है 1969 से 74, और उसके बाद 5 साल बाद 74 से यहाँ से हो गया ना, तो यहाँ से फोर्थ खत्म होता है, फिर 5 स्टार्ट हो जाता है 74 से 78 तक। और ये 5 ईयर प्लान आपका जो हो गया, ये लिया कहाँ से गया है? तो ये यूएसएसआर से लिया गया है ना। अब हम लोग 5 ईयर प्लान को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से 1956 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, 5 ईयर प्लान अभी हम लोग बंद कर दिए हैं, जो इसको प्लानिंग कमीशन था ना, उसको बंद करके अभी हम लोग नीति आयोग ला दिए हैं। 1951 से 1956 में जो है आपका ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड था। इसके अंतर्गत हम लोग ने डैम्स भी बनाए थे, जैसे हीराकुंड डैम्स हो गया, बाखरनांगा डैम्स हो गया, ये सब। और ये है किस मॉडल पे बेस्ड? तो ये आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड है ना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड है। सेकंड 5 ईयर प्लान का बात करेंगे तो ये आपका 1956 से कहाँ तक, 5 साल जोड़ लो, 1956 और 5 कितना होता है 1961। ये किस पर बेस्ड है आपका? ये इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन पे था, इंडस्ट्रियल आपका एक डेवलपमेंट पे था यहाँ, जिसमें हम लोग ये स्टील सब, राउरकेला स्टील प्लांट ये सब किए हैं ना, उसी के अंदर बनाया है। ये आपका महालोनोबियोसिस, महालो, मैंने इसको पहले ही आपका एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, बहुत अच्छे से 5 ईयर को पढ़ाया है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको उतना डीप में से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगला देखते हैं। ठीक, यहाँ से आप फिर से 5 जोड़ लीजिए, 1961 से 1960 क्या हो गया, 6, 1966। ये आपका किस मॉडल पर बेस्ड है? ये आपका गाडगिल मॉडल पर बेस्ड है। और इसमें इसके बाद 66 क्योंकि फेलियर था, तो इसके बाद हम लोग ने 3 साल का प्लान हॉलीडे ले लिया, 3 साल का गैप ले लिया, प्लान हॉलीडे, छुट्टी मनाने लगे। कब कब? 19 आपका 66 से 1966 से 1969 तक। चलिए, फिर हम लोग अगर कभी आएगा प्लान आपका जो है 5 ईयर प्लान, तो उसको हम लोग आगे में डिस्कस कर लेंगे, अभी तक 5 तक डिस्कस कर लिया ना। लिखा हुआ है सो टेम्पल ऑफ ममल्लापुरम वाज बिल्ट बाय, ममल्लापुरम का तट मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ममल्लापुरम का तट मंदिर जो है पल्लव के द्वारा बनाया गया था। पल्लव, 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 किसने बनाया था पल्लव में? नरसिम्हा, क्या था, नरसिम्हा वर्मन, ये था ना नाम, नरसिम्हा वर्मन था शायद, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय ने बनाया था। और ये किस मॉडल पे, सॉरी ये ऐसे, और ये ममल्लापुरम मंदिर है, ये किस पर बेस्ड है? द्रविड़ मॉडल पे बेस्ड है, द्रविड़, द्रविड़ आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक, और उसके बाद कैलाश टेम्पल का बात देख लेते हैं हम लोग। कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल को थोड़ा देखते हैं। तो ये आपका कहाँ पे मिलता है? एलोरा केव्स में, एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल मिलता है। बनाया किसने था? आपका कृष्ण, कृष्ण फर्स्ट ने बनाया था ना, कृष्ण फर्स्ट ने कैलाश टेम्पल में बनाया था। और कृष्ण फर्स्ट जो है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से आपको ट्रायंगुलर स्ट्रगल याद आना चाहिए, इसका कन्नौज के लिए हुआ था ना। उसके बाद हम लोग आगे आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चोला के लिए। चोला डायनेस्टी में आपका बृहदेश्वर मंदिर बनाया था, है ना, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, जिसमें एक बनाया था तंजौर में, और एक आपका कहाँ का गंगई कोंडा में, गंगई कोंडा। तो तंजौर में किसने बनाया था? तंजौर में आपका राजा राज फर्स्ट ने बनाया था। और गंगई कोंडा में अपने गंगई कोंडा में किसने बनाया था? तो गंगई कोंडा में आपका राजेंद्र चोला फर्स्ट ने, राजेंद्र चोला फर्स्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं। द डेलिब्रेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ड्यूरिंग द लेटर मंथ ऑफ विच ईयर।
तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों का विचार विमर्श क्या था। ये हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इसको छोड़िए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछ रहा है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो आपको सबको पता होगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 1930 में, फिर 31 में, उसके बाद 32 में। तो आंसर विल बी 1932। ओके, चलिए। अब 1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया तो सबसे पहले हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया था। कब? 12 मार्च को। 12 मार्च को ही क्यों? क्योंकि हम लोग इसी दिन दांडी मार्च किए थे, है ना। 12 मार्च को ये दांडी मार्च निकाला गया था गांधी जी के द्वारा। ये दांडी मार्च क्यों निकाला गया था? इसमें ये दांडी मार्च में क्या आता था? 78 लोगों का एक समूह था, 78 लोग थे, जिसमें कि साल्ट के खिलाफ जो आपका उसमें उस समय आया था, सॉल्ट का एक नियम आया था, उसके खिलाफ हम लोग दांडी मार्च स्टार्ट किए थे। ठीक, तो इतना सा यहाँ पे आपको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से आपको हो गया। अब अगला देख लेते हैं आपका NWFP। NWFP के फाउंडर कौन है? किसने बनाया था इसको, फाउंड किया था? तो ये आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान। इससे हम लोग क्या याद रखते हैं? इसको हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। और क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने ही आपका रेड शर्ट मूवमेंट दिखाया था, रेड शर्ट मूवमेंट किया था। और खुदाई खिदमतगार खुदाई खुदाई खिदमतगार समाज का भी स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। अगला देखेंगे तुम लोग 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हम लोग जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले रहे थे और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था, उसी को खत्म करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग इरविन जी ने सोचा कहा था कि आप जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिएगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन पूछता है, मैं इसको यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बस ऐसे ही आपको रिविजन करने के लिए मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले पढ़ा चुका है, इसीलिए उसको मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। एक था कि आपका तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था, तो वो आपका BR अम्बेडकर जी ने किया था। चलिए गांधी एयरपोर्ट पे वापस लौटते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? अब कांग्रेस का एक सेशन था, कराची सेशन, जिसको होस्ट किसने किया था? आपका क्या था? होस्ट किया था आपका किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पटेल जी ने होस्ट किया था इसको। इसमें क्या होता? ये हुआ कब था? आपका 1931 में हुआ था, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? स्वराज, पूर्ण स्वराज को का डेफिनेशन मांग किया गया था। इसी में जो है ना, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स और आपका नेशनल एजुकेशन, क्या था ये, नेशनल एजुकेशन NEP का डिमांड किया गया था। और इसी से हम लोग जो है आपका कह लो कि DPSP का जो स्टार्ट जो है ना, DPSP का डिमांड सबसे पहले यहीं से हुआ है। वैसे तो हम लोग जानते हैं DPSP को हम लोग आयरलैंड से लिया है, लेकिन उसका जो रूट है ना कहीं यहीं पे आ गया था। तो इसके बाद जैसे गांधी इम्पैक्ट हुआ था, हम गांधी जी कांग्रेस की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके पार्टिसिपेट किए थे। जब तीनों में सिर्फ BR अम्बेडकर पार्टिसिपेट किए थे, और जो है आपका मुस्लिम लीग की तरफ से भी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट किया गया था। उसके बाद एक होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो कि आई थिंक सबको पता होगा कब हुआ था, आपका 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा है। क्या है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस टू इन्फोर्स रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं था? तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल टू स्टार्ट अ फर्म, क्लोज अ फर्म, टू डिसाइड अमाउंट ऑफ गुड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। नहीं, ये नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड इन ऑल इंडस्ट्रीज। यहाँ देखो, क्या प्राइवेट सेक्टर कभी भी ऑल इंडस्ट्री में आ सकता है? तो आंसर विल बी नो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है देखिए कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर आपको यहाँ से पता चल गया कि प्राइवेट सेक्टर हर जगह तो नहीं आ सकता ना। तो यहाँ से हम लोग ये इसको हम लोग पकड़ सकते हैं।
अब हम लोग आगे देख लेते हैं। एक आईपीआर था, एक आईपीआर नहीं तो दो को था, फर्स्ट और सेकेंड। अच्छा, इस आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सेकेंड, ये आप लोगों का होमवर्क है। सेकेंड में देखते हैं, फर्स्ट को तो हुआ था आपका 1948 में, तो इग्नोर मारिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 1956 में आपका ये हुआ था सेकेंड, जिसको हम लोग इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें था आपका शेड्यूल्स। बेसिकली हुआ कैसे, प्राइवेट कंपनी जो था ना, प्राइवेट जो भी कंपनीज था, इंडस्ट्रीज था, मैंने आपको हिंट तो दे दिया इंडस्ट्री कल के, I4 इंडस्ट्रीज। तो जितना भी से इंडस्ट्रीज थे उनको हम लोगों ने कुछ भाग में बांट दिया, जैसे कि A, B, C और आपका D, ABCD हो गया। तो ए में हम लोगों ने उसको रखा जिसमें 17 इंडस्ट्रीज थे। ए में किसको रखा, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही हक होगा, गवर्नमेंट ही के अंदर काम करेगा। जैसे कि आपका हो गया, एक आपका एविएशन हो गया, है ना, और आपका एटॉमिक एनर्जी सबसे, इन सबसे जितने भी इंडस्ट्रीज है, रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही हो सकते हैं। बी में हम लोगों ने उन जो है इंडस्ट्रीज को रखा जो कि गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट प्लस आपका प्राइवेट दोनों है। इसमें हम लोगों ने कितने को रखा था, 12 इंडस्ट्रीज को रखा। और उसके बाद जो सी में, सॉरी सी नहीं, डी नहीं था यहाँ पे, इसको लिख दिया सी में क्या था आपका, जो कि रिमेनिंग रह गया ना, जितने भी इंडस्ट्रीज हो गए रिमेनिंग जितने भी इंडस्ट्रीज हो गए, उसको हम लोगों ने बस रखा यहाँ पे प्राइवेट, वो सब प्राइवेट के अंदर आएगा, ये था। चलिए अगला देखते हैं, विच रूलर ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, चाहमाना डायनेस्टी। चाहमाना डायनेस्टी अंग्रेज लोग बोला करते थे, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चौहान बोलते हैं, चौहान डायनेस्टी। यहाँ देखिए, चौहान वंश मेड अजमेर हिज कैपिटल। अजमेर किसने किया था, चौहान डायनेस्टी में अजमेर किसने अपना कैपिटल बना लिया था, तो वो किया था आपका अजयराज फर्स्ट ने, सॉरी अजयराज फर्स्ट नहीं, अजयराज ने किया था। अच्छा, यहाँ पे पृथ्वीराज थर्ड, जो कि पृथ्वीराज चौहान का ही नाम है, तो ये आपको याद आ रहा होगा, पृथ्वीराज संयोगी था। उसके बाद आपको याद आना चाहिए मोहम्मद गौरी। बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इनमें से पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जाके पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से, क्योंकि संयोगिता जो फादर थे उन्होंने गौरी नहीं मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था। अगला, अच्छा आपका आप लोग एक होमवर्क ले लीजिए। 1194 में एक बैटल हुआ था, उस बैटल का नाम क्या है और किसके किसके बीच में हुआ है, उसको आप लोग ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगला है कि, कहाँ है, आया नहीं, priorities of the government in the fiscal area, its and its related policies and deviation are mentioned in which part of the budget document। राजकोषीय क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताएं और उससे संबंधित नीतियां और बजट दस्तावेज में किस भाग में विचलन का उल्लेख किया गया है, तो वो आपका है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट में, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट में। अच्छा, इससे तो ठीक है। अब आपका एक आया था एफ आर बी एम एक्ट कब आया था, तो ये आपका आया था 2003 में। और आपका एक एक्ट आया था सरफेसी सरफेसी एक्ट कब आया था आपका, 2002 में। मतलब एफ आर बी एम एक्ट आया था 2003 में, और सरफेसी एक्ट आया था 2002 में। ये एक्ट किससे रिलेटेड है, आपको कोई काम से मतलब नहीं है, बस आप इसको रख लो किससे रिलेटेड है ये, इस एक्ट में क्या हुआ था वो सब आपको नहीं जानना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक शब्द था, कौन सा वर्ड था, किधर था, यहाँ बजट। तो बजट देख लेते हैं हम लोग। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन है, तो आंसर नहीं मेंशन है। तो फिर क्या मेंशन है, आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में क्या आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को हम लोग बजट बोलते हैं। ठीक, अब 110 बजट कहा गया, तो भाई 110 यानी मनी बिल। 110 में आपका मनी बिल है ना, और 107 में आपका है ऑर्डिनरी बिल है। 110 में मनी बिल है। चलिए मनी बिल, अब मनी बिल से रिलेटेड कुछ बातें हैं
जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपसे क्या ही छिपाना, आप तो अपने हैं। मनी बिल। तो सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल ये पास कहाँ से होता है? लोकसभा से पास होता है। डिसाइड कौन करेगा कि ये मनी बिल है? लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक। क्या इसमें प्रेसिडेंट अपना पॉकेट वेटो यूज कर सकता है? तो आंसर नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट से पूछ कर ही इस बिल को स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, क्या इसमें राज्यसभा का कोई हाथ पैर है? कोई आपका जो है राज्यसभा इसमें कुछ कर सकता है? तो नहीं, इसमें जो है राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, राज्यसभा इतना कह सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन कर सकते हैं। वो कर नहीं सकता, एडवाइस दे सकता है लोकसभा को, कह सकता है कि आपको अगर लग रहा है इसमें आप कुछ संशोधन कर लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ संशोधन करना चाहिए। वो कर नहीं सकता, बता सकता है कि आप एडवाइस दे सकते हैं कि आप इसमें कुछ एमेनेबल कर बना सकते हैं, कुछ इसको संशोधित कर सकते हैं ये। अच्छा, और इसमें आपका वेटो पावर पता होगा, प्रेसिडेंट का वेटो पावर होता है कौन कौन सा? एक सस्पेंड्री, पॉकेट वेटो, और कौन सा? तो पॉकेट वेटो के अंदर जो आपका ये क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास जो वेटो पावर्स होता है ना, 3 वेटो पावर होता है। एक हो गया आपका सस्पेंसरी, एक पॉकेट वेटो, और एक कौन सा वेटो होता है? अगेन कमेंट करके बताइएगा। और क्या करना है, बस कमेंट करते जाइए, इससे मेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। इससे क्या होता है, कमेंट करने से, आपके कमेंट से वीडियो का नया चैनल है ना, तो वीडियो का रीच बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आपको बहुत सारा काम कमेंट करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका भी भला हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, और प्लस में मेरा जो है इस चैनल का रीच भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया था अभी तो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनेटली आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, हम भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश रहिएगा। चलिए, भूटिया डांस इज परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भूटिया डांस सबसे पहले किस स्टेट का है? तो आपका भूटिया डांस कहाँ का है? सिक्किम का है ना। भूटिया सिक्किम, सिक्किम का और कौन कौन सा डांस है? एक तो है आपका चूफाट, चूफाट हो गया, और एक कौन सा आपका? जो माल लोक, जो माल लोक, वो माल, चूफाट हो गया, माल हो गया। अच्छा, इन दोनों को परफॉर्म कौन करता है? तो लेप्चा ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं, लेप्चा ट्राइब के लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक। चूफाट जो है ना, ये आपका किसको, किसे संबंधित है? कंचनजंगा जो है ना, कंचनजंगा पहाड़, पर्वत कंचनजंगा, उसी को आपका डोमिनेटेड है, उसी को क्या बोल देंगे उसको, संबोधित। आपको मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, बस आप रिलेट करिएगा, चूफाट जो है कंचनजंगा से रिलेटेड है, कंचनजंगा पर्वत से। और क्या, और क्या, और कुछ नहीं। और एक वेस्ट बंगाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं। वेस्ट बंगाल में एक आपका है गंभीरा, गंभीरा जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। गंभीरा वेस्ट बंगाल का है। और नागालैंड का देख लेते हैं अब। नागालैंड का आपका क्या क्या हो गया? आपका आलू यट्टम। अगेन आपको अगर इसमें ट्रिक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आलू यट्टम और बम्बू, आलू यट्टम डांस हो गया, बम्बू डांस हो गया, बम्बू नृत्य, आपका रेंगमा नृत्य, और बटरफ्लाई। कौन कौन सा? नागालैंड का आलू यट्टम, बम्बू, रेंगमा और बटरफ्लाई, ये आपका नागालैंड का हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, उड़ीसा का देख लेते हैं एक बार। उड़ीसा, उड़ीसा का क्या क्या है? गोती पुआ, उसके बाद तो गोती पुआ, दाल खाई, और दाल खाई हो गया। उसके बाद डंडा, दाल खा लिया तो डंडा भी खा लो, है ना। उसके बाद बाघ नाचा, देखो कौन नाच रहा है यहाँ, बाघ नाचा, किसी को भी नचा दे रहा है। उसके बाद आपका हो गया चैती घोड़ा, चैती घोड़ा, और आपका पाइका। उड़ीसा का क्या हो गया? गोती पुआ, दाल खाई, डंडा, और बाघ नाचा, चैती पुआ और पाइका, ये सब आपका उड़ीसा का हो गया। चलिए, अगर आपको इसमें ट्रिक चाहिए, अगर मैं बता रहा हूँ ट्रिक चाहिए, तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। एक वीडियो ट्रिक पर, पूरा डेडिकेटेड ट्रिक पर ही ले आऊँगा,
जिसमें कि पूरा आपका डांस सब ट्रिक से ही इसको कवर करेंगे। तो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द क्या कल क्षेत्र फाउंडेशन इन चेन्नई दैट इज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ फॉर द स्टडी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फाइन आर्ट। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की? तो ये आपका किया था रुक्मणी देवी अरुणडले जी ने। रुक्मणी देवी अरुणडले जो ये फर्स्ट वोमेन थी जिसको कि राज्यसभा पे अपॉइंट किया गया था। राज्यसभा में एक सीट मिला था। ये राज्यसभा में लोग 12 मेंबर जो होता है, 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं ना, मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वही था ये रुक्मणी देवी अरुणडले जो थी फर्स्ट वोमेन थी। और हम लोग इसमें क्या याद कर सकते हैं? और कुछ खास तो दिख नहीं रहा है। चलिए अगला अगला देखते हैं, मजा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग algae is also called health and found in deep sea। निम्नलिखित में से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और ये गहरे समुद्र में पाया जाता है? तो किस शैवाल को कहा जाता है? वो आपका हो गया लेमिनारिया। लेमिनारिया को कहा जाता है, जो कि केल्प किसको कहा जाता है? लेमिनारिया को कहा जाता है, जो कि डीप सी में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एल्गे एक वर्ड है एल्गे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एल्गे की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी एल्गे की स्टडी को बोलते हैं। अच्छा, ये केल्प जो है ना, किस प्रकार का एल्गे है? ब्राउन एल्गे है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक होता है ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे इसका नाम क्या होता है? एल्गे। उसके बाद आपका रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे और आपका एक येलो एल्गे। सबका नाम देख लेते हैं। तो ग्रीन एल्गे जो होता है इसको बोलते हैं आपका क्लोरो। देखो ग्रीन ग्रीन से आप रिलेट कर सकते हैं, क्लोरोफिल है ना, तो आपको वैसे क्लोरोफाइका क्लोरोफाइका नहीं, क्लोरोफाइके। अच्छा, रेड एल्गे को क्या बोलते हैं? रोडोफाइके। आर देख सकते हैं, रोडोफाइके। ब्राउन एल्गे को क्या बोलते हैं? आपका ब्राउन एल्गे को बोलते हैं फेयोफाइके। फेयोफाइके। और येलो एल्गो को क्या, येलो एल्गो को बोलते हैं आपका जेंटोफाइके। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, जेंटोफाइके। क्या क्या? ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइके, रेड एल्गे को रोडोफाइके, ब्राउन एल्गे को फेयोफाइके और येलो एल्गे को जेंटोफाइके। और कुछ, हाँ और कुछ, ये कुछ लाइकेन। लाइकेन से आपको याद रखना चाहिए लिटमस पत्र, वो भी एक लाइकेन का एग्जांपल होता है। लाइकेन जो बना होता है किससे बना होता है? एल्गे और आपका फंजाई से बना होता है। फंजाई को देख लेते हैं इस बार। तो फंजाई का जो स्टडी होता है इसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि माइको इज द रूट वर्ड फॉर फंजाई। अगला देखते हैं। अगला है कि द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो सॉरी, किस स्थान पर लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लिखा हुआ है, सॉरी, किस साल पर किया गया था? तो वो आपका 1930 में किया गया था। कहाँ पे? हैमिल्टन कनाडा में। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम तो जो हुआ था आपका हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। चलिए हम लोग और फर्स्ट खेल लेते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट खेलते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट खेला जाए। ग्रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे जितना भी होगा ना, सब फर्स्ट का ही बात होगा। तो फर्स्ट ओलंपिक्स कब हुआ था और कहाँ हुआ था? उसके बाद था फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स कब हुआ था और कहाँ हुआ था? उसके बाद आपका फर्स्ट जो है यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। फिर फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हो गया। उसके बाद आपका एशियन गेम्स। चलिए, तो फर्स्ट ओलंपिक जो हुआ था आपका कहाँ? ग्रीस एथेंस में हुआ था। ग्रीस एथेंस कब हुआ था? ये 1896 में हुआ था। अच्छा, फर्स्ट यूथ ओलंपिक कब हुआ था?
सॉरी कहाँ हुआ था, फर्स्ट यूथ ओलंपिक जो आपका सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में हुआ था, कब हुआ था, 2010 में। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था आपका, यहाँ सॉरी कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था स्कॉटलैंड में। और कब हुआ था, ये आपका हो गया 2000 में। उसके बाद फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुआ था, ये आप सॉरी कब, मैं क्यों बोल रहा हूँ फटाफट, पता नहीं। फर्स्ट विंटर ओलंपिक जो आपका हुआ था कैमोनिक्स, कैमोनिक्स फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कैमोनिक्स आपका फ्रांस में। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था 1929 था या 24 था, मुझे याद नहीं आ रहा, 1929 या 24। आप लोग एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 1929 या 24, ठीक। अच्छा, एशियन गेम्स आपका फर्स्ट बार हुआ था 1951 में, और जिसको कि इंडिया ने होस्ट किया था। इंडिया ने 2 बार होस्ट किया, एक बार तो 1951 में और एक बार कब किया था, 1981 में। चलिए इतना काफ़ी है, अगला देखते हैं। ध्रुव सेना सेकंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टी। ध्रुव सेना सेकंड किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपका मैत्रका मैत्रका डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ध्रुव सेना सेकंड जो है मैत्रका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इसमें और कुछ है नहीं, चलिए अगला देखते हैं। मौसिनराम द प्लेस दैट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन द हिल्स। मौसिनराम कहाँ पे है, तो सबसे पहले मौसिनराम आपका हो गया मेघालय में है। मेघालय में 3 हिल्स है, कौन सा, गारो, खासी, जयंतिया। इसको ना रट लो, गारो, खासी, जयंतिया। ओके ओके। तो आपका यहाँ पे आपको यहाँ से एलिमिनेट कर देख सकते हैं कि एक ही बच गया, खासी, खासी, गारो। मैं इसको पेन का कलर बदल दूँ। गारो, गारो का बात करेंगे तो ये गारो से जो है आपका कौन सा फेस्टिवल संबंधित है, तो वांगला, वांगला फेस्टिवल हो गया। और खासी, खासी में आपका नोंगक्रैम, नोंगक्रैम फेस्टिवल जो खासी से संबंधित है। और आपका जयंतिया में आपका हो गया बैदिन खलाम, बैदिन खलाम, या फिर लाहो भी बोलते हैं। अच्छा, वांगला को क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें ड्रम्स का यूज होता है, तो इसलिए इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश भी आपका मौसिनराम में ही होता है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। अगला देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज इन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गैसेस। भारत में परिवहन के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा ट्रांस का काम करता है, शिपमेंट, नुकसान और पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति में देरी करता है। हिंदी तो पता नहीं क्या हो रहा है, हिंदी ने अलग ही नशे कर रखे हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज इन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गैसेज। सबसे कम पैसा कहाँ लगेगा, सिर्फ पाइपलाइन में लगेगा, और कहाँ लगेगा, ये तो बहुत ही ईजी है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्यन रूलर एंड वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था और अपने कमांडर इन चीफ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कमांडर इन चीफ को सेनापति के द्वारा मारा गया था, तो वो थे आपका वृत्रथ। मौर्यन से आपको एक बात याद करना है, कुछ याद नहीं आया है तो याद कर लीजिए। मौर्य, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किए थे, फाउंड किए थे, किसको हरा के, धनानंद को, धनानंद को हरा के। धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था, इसको इन्होंने हरा दिया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो डेथ है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्वम। कहाँ हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जो डेथ था, उसका हुआ था श्रवण बेलगेला में, श्रवण बेलगेला, श्रवण बेलगेला नहीं गेटा, श्रवण बेलगेटा में हुआ था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही एक आया था, जो था क्या, मेगास्थनीज आया था,
फॉरेन ट्रेवलर्स है ना, मेगास्थनीज, 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 जिसका एक बुक है इंडिका, जो कि सेल्यूकस के दरबार में था ना, मेगास्थनीज इंडिका। ओके ओके ओके। अच्छा, बृहद्रथ को जो है मारा था किसने, इसका सेनापति ने मारा था, उसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग। और उसके बाद इसने क्या किया, शुंग डायनेस्टी को फाउंड कर लिया, शुंग वंश की स्थापना कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज देखना होगा, चालुक्य से हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। चालुक्य से एक आ रहा है आपका कादम्बर, याद आना चाहिए कादम्बर। और क्या, चालुक्य ने जो है ऐहोल में दुर्गा टेम्पल का दुर्गा टेम्पल बनाया था, दुर्गा टेम्पल कहाँ, ऐहोल में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी अनुशासन नहीं है? तो ये आपका हो गया SW। तो बहुत सारे AW मैंने दे दिए, आई मुझे पता है, बट इसमें इस चैनल, क्योंकि ये चैनल एक नया है तो इसमें आप लोगों का भी मैं थोड़ा सा सपोर्ट चाह रहा हूँ, इसीलिए इतना सारे मैं SW देता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर कमेंट करेंगे इस चैनल का रीच भी बढ़ेगा। चलिए, ये क्लास आपको, ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिला जिसकी आप लोगों को पहले नहीं पता था, तो आप क्या कर सकते हैं इसके बदले में, जो मैंने आपको ज्ञान दिया इसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल इसी तरह। आपका जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ये जो GD के लिए जो हम लोगों ने चलाया है, इसी को आगे करते हुए कल एक नया लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, अब मैं इसको बंद करता हूँ। ये